कि फ़लाँ तारीख़ पे मोदी ने ये कहा और फ़लाँ तारीख़ पे अमित शाह ने ये कहा और नरसिंहनन ने ये कहा, उनकी तस्वीरों के साथ उनकी स्पीचेस थी। हैदराबाद में ये हुआ था नवंबर में। दिसंबर में दिल्ली पुलिस उनके पास पहुंचती है कि भाई आप पर तो एफआईआर है, एंड द चार्जेस अगेंस्ट हिम इन द एफआईआर वाज an assault on the sovereignty, the unity and the integrity of India. तो जब हम लोग कोर्ट गए इस केस को लेके, we were all very sure that this is an absurd case. मतलब इन पर ये कैसे, कुछ भी आप और लगाते, कुछ सोचते, कुछ ये करते, आप ये कैसे कह रहे हैं कि नदीम खान by putting up these posters has attacked the sovereignty, the unity and the integrity of India. That makes no sense. जुबैर का केस है जहाँ फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो होगा। जुबैर के केस में ये हुआ था कि उसने रिपोर्ट किया था समथिंग दैट नरसिंहानंद हैड सेड, एंड द यूपी पुलिस बुक्ड हिम सेइंग कि भाई वो तो कह रहे थे, उनको कहने दो, तो हर बात वायरल क्यों कर देते हो, वो कह रहे हैं बेचारे। एंड व्हाट ही वाज सेइंग बाय द वे वाज इन्वोकिंग रेप of Muslim women as a tool for, as a tool for civil war, or as a tool for. But the UP police said कि कोई किसी का रेप हुआ तो नहीं था, बस उन्होंने कह दिया था, बस में इतना बुरा मानने की क्या बात थी और इसको वायरल करने की क्या बात थी। और इन चार्जेस पर जुबैर पे FIR थी ऑफ प्रमोटिंग एनमिटी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, मगर कहा कि नहीं, इतनी आसानी से कंप्लेंट कैसे क्वॉश होगी, इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होना होगा। और फिर मोटिवेशन, कि क्या मालूम तुम्हारा मोटिवेशन क्या था, क्यों तुमने ऐसे आकर उनकी स्पीच को क्यों वायरल किया तुमने। So the patterns that the court is now producing इस पे freedom of expression पे, तो एक गाना है, एक हिंदी फिल्म थी अभिषेक बच्चन की, फिल्म भी यूं ही थी, गाना भी यूं ही था, मगर उसका एक अंतरा है जो अक्सर आजकल याद आता है, और अंतरा था कि छोड़िए अब कहने और सुनने को है बाकी क्या रहा। But and I want to also say this before I start. I'm very embarrassed about this. हम पटना में पले बड़े, पटना में स्कूल जाते थे, एक छोटा सा मिशनरी स्कूल था। घर पे उर्दू बोलते थे और बाहर हिंदुस्तानी बोलते थे, और फिर स्कूल में टूटी फूटी उर्दू बोलते थे, और इत्तेफाक से कोई एक ज़बान भी ठीक से नहीं आती है, कोई एक ज़बान भी ऐसी नहीं आती है कि उसमें पूरी बात कहते हैं, which is a matter of great embarrassment and shame to me, but I keep switching from one language to another. But speaking of the emergency, the one word that repeats itself is censorship. आज भी censorship की बात हुई, मगर आजकल censorship से ज़्यादा जो एक लफ्ज़ आता है जहन में, वो है मोनोलॉग, कि अर्नब हैं तो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, स्मिता प्रकाश हैं, बोले जा रही हैं, इलाहाबादिया हैं, बोले जा रहे हैं, हर तरफ से हर कोई बोले जा रहा है, और एक ही बात, एक ही नैरेटिव। सो द आइडिया इज मोनोलॉग, एक तरफा बात, मन की बात हो, the lack of press conferences. So there's no scope even for censorship, because there's no other idea, there's no other thought that is coming up. It's आप ये imagine करिए कि आप खाने के टेबल पे बैठे हुए हैं, और the patriarch कोई कुछ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं और बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, और आप बीच में कहते हैं हाँ मगर अच्छा चुप रहो, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, and this goes on and on and on, and that's how I feel. It's a very monologous public sphere, और हर पब्लिक स्फीयर में जो एक राइट टू रिस्पॉन्ड होना चाहिए, कि आपने मन की बात में एक बात कह दी, वेयर इज़ माई राइट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। आपने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, वेयर इज़ माई राइट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड इन अ मोनोलॉगस पब्लिक स्फीयर, दैट राइट टू रिस्पॉन्ड is denied, especially to anti-nationals, especially to urban naxals, especially to jihadists, to terrorists, to Khalistanis. So there is a gatekeeping that's done, कि अगर आप इन सब में से कोई हैं, अगर आप पर ये लेबल लग गया है, then you don't have a right to respond. तो आपने अच्छे खासे लोगों को पहले ही बाहर कर दिया।
So it's just becoming repetitive, it's becoming hegemonic, it's just repeating itself. And there are lots of reasons for that. Hartosh zikr kar rahe the about the nature of the media, about the corporatization of the media, how they're just corporations that own them mostly for profits. तो बहुत सारी वजूहात हैं, and I won't go into all of them. But I'm very concerned about the role of law and the role of the courts in also creating this very monologous public sphere. पहले होता था abuse of process. लॉ की एंट्री होती थी एज एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस कि कोई लॉ है उसको आप अब्यूज कर रहे हैं, आपने किसी को ज़बरदस्ती पकड़ लिया है, आपने किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर पकड़ लिया है, आपने कैरावान को या वायर को नोटिस भेजी है टेक डाउन की. ये सब अभी भी हो रहा है. मगर इसके अलावा भी कुछ हो रहा है जहाँ पे एक अजीबोगरीब jurisprudence तैयार हो रहा है, which is not even an abuse of law. New law is being created, new law is being constituted, which is very much trying to create a monologous public sphere. And I want to give you 3 examples. You'll bear with me. कुछ दिन पहले दिसंबर 2024 में एक केस हुआ था. नदीम खान एक एक्टिविस्ट हैं, APCR में काम करते हैं, और उन्होंने नवंबर 2024 में हैदराबाद में कोई एग्जिबिशन किया था. और उस एग्जिबिशन में he was trying to showcase the work of his organization about all the PILs that they have filed in the Supreme Court, all legal interventions against hate speech. तो वो बता रहे थे कि भाई हमने ये किया, हमने ये केस फाइल किया, ये केस किया. और उसमें उन्होंने एक पोस्टर एग्जिबिशन लगाया था जहाँ पर हेट स्पीचेस के जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनका जिक्र था कि फला तारीख पे मोदी ने ये कहा और फला तारीख पे अमित शाह ने ये कहा और नरसिंघनन ने ये कहा. उनकी तस्वीरों के साथ उनकी स्पीचेस थी. हैदराबाद में ये हुआ था नवंबर में. दिसंबर में दिल्ली पुलिस उनके पास पहुंचती है कि भाई आप पर तो FIR है. And the charges against him in the FIR was an assault on the sovereignty, the unity and the integrity of India. तो जब हम लोग कोर्ट गए इस केस को लेके, we were all very sure that this is an absurd case. मतलब इन पर ये कैसे कुछ भी आप और लगाते, कुछ सोचते, कुछ ये करते, आप ये कैसे कह रहे हैं कि नदीम खान by putting up these posters has attacked the sovereignty, the unity and the integrity of India. That makes no sense. But I will now read out to you what the prosecution, what the Delhi police actually said in court. And this is now part of the court records. Sorry. And this is scary because when something is said on affidavit, then it becomes part of the court records. Then it gains a certain kind of legitimacy. तो नदीम खान के केस में दिल्ली पुलिस ये कहती है very sorry, just give me a moment. The selective portrayal is not only factually distorted, but appears to be calculated to evoke feelings of victimization and persecution within that community. Such actions suggest a deliberate attempt to provoke discontent and unrest, amounting to a conspiracy aimed at undermining communal harmony and public order. तो दिल्ली पुलिस ये कह रही है, दिल्ली पुलिस ये डिनाई नहीं कर रही है कि अमित शाह ने ये कहा है, दिल्ली पुलिस ये डिनाई नहीं कर रही है कि नरसिंघनन ने ये वाकई कहा है. दिल्ली पुलिस को इस बात पे इतराज़ है कि आप भाई अमित शाह की ये स्पीच क्यों बता रहे हैं. अमित शाह ने किसी दिन हो सकता है किसी और मूड में कुछ अच्छी भी बात कही हो. That's a tall order, but anyway. आप मोदी जी की ये बात क्यों बता रहे हैं. And by doing that, you are trying to mobilize the community. Then they said, by disseminating such information, the petitioner has acted in a manner
that not only contravenes the statutory provisions, but also poses a serious threat to the values of peace and unity enshrined in the Constitution of India. मतलब कि अगर आप इन बातों के बारे में बात कर रहे हैं तब आप भड़का रहे हैं लोगों को. अगर आप मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन कर रही है या डिस्क्रिमिनेशन कर रही है तब आप भड़का रहे हैं लोगों को. And then the court said that I will give you liberty from arrest. I will protect you from arrest. And everyone was very happy. But we said, protect us from arrest, but quash this mad case. And the court said, no, 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 it's not as simple as that. What if there is motivation? What if there was some inner motivation behind you organizing this exhibition? But the point is that even if there was motivation, and there must have been political motivation, how is that a crime? How is that an offense? Even if somebody told me that you must go and organize this exhibition in Hyderabad, how is that a crime? मगर कोर्ट ने उनको जेल नहीं जाने दिया. सब लोग इस बात से बहुत खुश हैं. मगर jurisprudence ये बनाया कोर्ट ने, that if you talk selectively about bad things that the Home Minister or the Prime Minister have said, then we will read it as bhadkawing the Muslims. We will read it as telling the Muslims that there is oppression against you, and such dissemination will be considered a threat to the unity of India. So this is jurisprudence that is coming out from the court. Ali Mahmoodabad's case, again, very similar jurisprudence. पहले कोर्ट ये कहता है कि there seems to be nothing wrong in what you said. And what Ali Mahmoodabad had said was that this is all very well, these press conferences and you bringing a Muslim officer, but if you don't also do something about the discrimination on the ground, then this may not be effective enough. And then he was charged with all kinds of things, including hurting the sentiments, etc. Court says, भाई पहली नज़र में तो ठीक लग रहा है, मगर क्या मालूम आपका मोटिवेशन क्या था. हो सकता है कि डॉग विसल हो सकता है कि आप भड़का रहे हो लोगों को, हो सकता है कि आप मोबिलाइज हो, तो कुछ भी सकता है. But the point is that the court refused to quash the criminal complaint. And not only that, 3 बेचारे अफसर पुलिस के, उनकी भी शामत आई थी. SIT बनाई गई है कि आप पढ़िए इसको, ये जो पोस्ट है, और आप बताइए कि असली मकसद क्या होगा इसमें. किसी प्रोफेसर को रख लेते, किसी लिटरेरी क्रिटिक को रख लेते, किसी शायर को रख लेते. 3 बेचारे अफसरों को रखा है कि आप पढ़ के बताइए. And again, look at the jurisprudence that's come out. Even if there's nothing wrong on the face of it, we don't know. You're Muslim. We don't know where you're coming from. We don't know what the motivation could have been. We don't know who will get mobilized. And we will continue to investigate. इसमें 2 और बात है अली महमूदाबाद के केस में, which is our fault, which is the fault of Defense Counsel. वकीलों को अक्सर अब ये लगता है कि let's ask for the bare minimum. मेरा क्लाइंट बेचारा जेल में है, वो किसी तरह छूट जाए. And we press for the bare minimum कि भाई जेल से बाहर आ जाए. और उसके बदले में, जेल से छोड़ने के बदले में, कोर्ट हम लोगों से क्या क्या लिखवा लेता है. पासपोर्ट जब्त हो जाता है, गैग ऑर्डर्स लग जाते हैं. और इस केस में तो जो बहस भी की थी हम लोगों ने, वो ये कहा था कि भाई बड़ा पेट्रियाटिक है, हर बात पे जय हिंद कहता है. That is also part of the defense arguments in the court record. We have actually argued कि देखिए अली महमूदाबाद को अच्छा आदमी है, हर बात पे जय हिंद कहता है. So that's again being reduced to that to exist in this monologous public sphere, you have to say the same things that are being said by power, that are being said by the establishment. You can't really deviate from there. Vocabulary जो है, जो acceptable limits हैं, उसके दायरे में आपको रहना है. और तब भी अगर परेशानी हो गई, तब कोर्ट आपको छोड़ देगा, मगर बहुत सी शर्तों के बाद छोड़ेगा. So what I'm trying to say is that
the courts really like to celebrate, and some of the judges in particular, कि भाई हमने इनको भी फलां को भी बेल दिया और फलां को भी बेल दिया और हमने ये भी किया. मगर आप ये देखिए कि जिन केसेस में बेल मिल रहा है वो किन शर्तों पे मिल रहा है और वो कहाँ ले जा रहा है, हम लोगों को किस तरफ ले जा रहा है. In none of these cases, and I can cite many other cases, जुबैर का केस है जहाँ फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं इन्वेस्टिगेशन तो होगा. जुबैर के केस में ये हुआ था कि उसने रिपोर्ट किया था समथिंग दैट नरसिंहानंद हैड सेड एंड द यूपी पुलिस बुक्ड हिम सेइंग कि भाई वो तो कह रहे थे, उनको कहने दो, तुम हर बात वायरल क्यों कर देते हो. वो कह रहे हैं बेचारे. एंड व्हाट ही वाज सेइंग बाय द वे वाज invoking rape of Muslim women as a tool for uh, as a tool for civil war or as a tool for. But the UP police said कि कोई किसी का रेप हुआ तो नहीं था, बस उन्होंने कह दिया था. इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात थी और इसको वायरल करने की क्या बात थी. और इन चार्जेस पर जुबैर पे FIR थी ऑफ प्रमोटिंग एनमिटी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दिया, मगर कहा कि नहीं इतनी आसानी से कंप्लेंट कैसे कॉश होगी, इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होना होगा. और फिर मोटिवेशन कि क्या मालूम तुम्हारा मोटिवेशन क्या था, क्यों तुमने ऐसे आखिर उनकी स्पीच को क्यों वायरल किया तुमने. So the patterns that the court is now producing, I think are much more damaging, much more sinister than a simple abuse of process that had happened earlier. This is new jurisprudence. If it's tested against any constitutional fundamental right, it will not survive. But still, because it's coming from the court, it has some vague signature of the state. And often it's said orally in court, it's not even part of formal judgments. It still has the weight of law. It still has that illegibility of the law कि भाई court से कुछ आया है, यही मतलब होगा, यही होगा इसका मतलब. I'll end with one last thing. ये जो report है, ये the infamous FIR 59 of 2020, anti-CA वाला जो केस है, उमर खालिद, सफूरा और सब इसमें शामिल हैं. ये 27,000 पेज की चार्जशीट है. ये आखिरी रिपोर्ट है, कंक्लूजन है. ये करीब 1-1.5 पेज का कंक्लूजन है. And I want to read for you, this is a public document, so I want to read for you the two concluding paragraphs of the charge sheet, of the conclusion of the charge sheet. Ye suniye. The conspirators, which means all the organizers of the anti-CA protest, by their ingenuity and criminality of thoughts, presented an entirely new dimension to the meaning of hate speech. Their hate speech was covered in the sugar coat of nationalism, which hid the sour and sordid truth that was in fact a well thought out attempt at igniting and reinforcing a pan-Islamic identity. By keeping the target audience confused, at times it was against the CAA, at times against so-called fascism, at times in solidarity with Dalits and marginalized sections. The conspirators had something for everyone who was looking up to their intellectual corpus, in the belief that they represented a bona fide political alternative in a vibrant Indian democratic palette.